सो हेलो एवरीवन, आज हम अपना सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। ओके, सो इसका मतलब होता है सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है ना, जिसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल में ले लें शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूट हम उन्हें कहेंगे जो कम अमाउंट में पाया जाएगा और सॉल्वेंट हम उन्हें कहेंगे जो लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन से हम यह समझते हैं क्या, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस किस अमाउंट में पाया जा रहा है। ठीक है ना, ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें क्या कितना सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, तो उसके इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसके बहुत सारे मतलब है। पहला आता है आपका मास परसेंटेज, इसे हम ग्राम में यूज़ करते हैं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ डेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल मास इनटू 100। ठीक है, सो जिस कंपोनेंट का हमको मास परसेंट निकालना होगा उसका हम मास पहले हम ऊपर में लिख लेंगे, देन फिर टोटल मास से हम डिवाइड कर देंगे, देन इनटू 100, देन ये मास परसेंट हमारा आ जाएगा और ये हमें ग्राम में यूज़ करना है। देन हमारा कॉन्सेंट्रेशन आता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंट, इसे हम मिलीलीटर में यूज़ करेंगे। वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ डेट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100%। ठीक है, सो जिस चीज़ का भी हमें वॉल्यूम परसेंट निकालना होगा उसका हम वॉल्यूम लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लेंगे और इनटू 100 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा। देन आता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इसको हम ग्राम पर मिलीलीटर में लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, तो जिसका भी हमको वॉल्यूम परसेंट निकालना होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो ये हम ग्राम मिलीलीटर में यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, जो सॉल्यूट होगा यानी कम अमाउंट में उसका मास लेंगे ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वो मिलीलीटर में लेंगे, इनटू 100% कर देंगे। ओके, देन आता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ डेट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू 10⁶। ओके, सो मिलियन में 6 जीरो होता है, सो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर हमको किसी का पार्ट्स पर मिलियन निकालना होगा ना जो चीज़ का, तो वो कितना पार्ट्स अवेलेबल है मेरे पास वो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स हम डिवाइड कर देंगे इनटू 10⁶ कर देंगे। ओके, सो इस टाइप से हम पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे। देन आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम काई से डिनोट करते हैं, इसको हम काई कहते हैं। ठीक है ना, जो एक्स टाइप से बना हुआ है। सो मोल फ्रैक्शन का सिंपली फॉर्मूला होता है, अगर हमको कोई एक अमाउंट, जैसे मान लेते हैं ना हमारे पास दो अमाउंट है। ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन में ए और बी से मिलकर एक सॉल्यूशन बना है। ठीक है, ए प्लस बी से हमारा एक सॉल्यूशन बना है। ठीक है, तो फिर अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का पहले लेंगे डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी, यानी जो जो चीज़ रहेगा टोटल का मोल फ्रैक्शन डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वो काय का वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ डेट कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, और जितना भी कंपोनेंट्स होता है ना कोई भी सॉल्यूशन में, वो सबका मोल फ्रैक्शन को जब हम प्लस करेंगे ना, तो वो हमको 1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, यानी सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। देन हमारा आता है मोलरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ओके, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। ठीक है, सो ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। पता है क्यों? क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, वो एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको पता है कोई भी चीज़ का वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है ना, सो इसीलिए ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है मोलरिटी। मोलर मीन्स मोलरिटी, कितना बार क्वेश्चन में हमें मोलर दिया हुआ रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, मोलर जहाँ भी आएगा इसका मतलब है वो मोलरिटी का बात कर रहा है। ठीक है, और दो फॉर्मूला और बहुत यूज़फुल है, मोलरिटी ऑन डिल्यूशन। अगर कोई भी दो सब्सटेंस का बात हो रहा है और डिल्यूशन का बात हो रहा है ना क्वेश्चन में, तो फिर और मतलब जैसे कि अगर दे दिया है क्या, इसका मोलरिटी ये है अभी इनिशियली ये है और इसका वॉल्यूम इनिशियली अभी ये है और फाइनल वॉल्यूम इसका ये है, तो फिर फाइनल मोलरिटी क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। कोई भी अगर आपको 3 चीज़ दिया हुआ है तो एक चीज़ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब जब भी हम डिल्यूट करते हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए देखिए हमको पता है मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है,
तो नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स लेंगे तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स तो हमेशा इक्वल ही रहेगा ना, डिल्यूशन के पहले भी बाद भी, क्योंकि हमको पता है मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही बनता है, वो एज इट इज़ रहता है। इसीलिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए फाइनल मोलरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल मोलरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम होगा, ठीक है। देन आता है हमारा मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। ये हुआ डिल्यूशन का बात, ये दोनों अलग है। डिल्यूशन का मतलब होता है ना वाटर को ऐड करना, ठीक है ना। जब वैसा बात है तो ये वाला यूज़ करना है, और जब कहा जाए कि हम मिक्स कर रहे हैं कोई दो सब्सटेंस को, ठीक है ना, तो हमें ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। मतलब दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, दोनों का मोलरिटी वॉल्यूम है ये। अगर इस टाइप का बात करें तो फिर ये वाला हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, अगर मोलरिटी को मतलब दो अगर मोलरिटी दिया हुआ है, दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अगर मिक्स करने के बाद ना उसका मोलरिटी, टोटल मोलरिटी ये बनता है, मतलब मोलरिटी ऑन मिक्सिंग इक्वल टू m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। देन आता है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी में कंफ्यूज नहीं होना है बस। और इसका जो होता है ना सिंबल मोलरिटी का, वो कैपिटल M होता है, मोलरिटी का स्मॉल m होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, हाँ, तो मोलल, अगर क्वेश्चन में मोलल आए तो फिर मोलरिटी समझना है, और अगर मोलर आए बाई चांस तो उसे मोलरिटी समझना है, ठीक है। सो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर हम देख रहे थे नंबर ऑफ मोल्स लिया गया था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था इन लीटर में। हर एक जगह पे ना डिवाइड में सॉल्यूशन का सब कुछ लिया गया था। इसमें नंबर ऑफ मोल्स टोटल सॉल्यूशन का, इसमें टोटल पार्ट्स लिया गया था, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी टोटल वॉल्यूम, इसमें भी टोटल मास। लेकिन मोलरिटी एक ऐसा रेयर केस है ना जहाँ पर हम सिर्फ सॉल्वेंट का बात करते हैं, ठीक है। अगर इसमें सॉल्यूशन का दिया हुआ रहेगा ना मास, और सॉल्यूट का भी मास दिया हुआ रहेगा, तो हम ना सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास करके हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। देन ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ये चीज़ याद रखना है, क्या इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट का बात होता है, सॉल्वेंट डिवाइड में रहता है, बाकी सब में सॉल्यूशन पूरा का बात किया जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये केजी में आता है, ओके। देन हमारा टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी, ओके। सो आइए सॉल्युबिलिटी के बारे में। देन हमारा टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इज ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डेट कैन डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक फिक्स्ड अमाउंट का सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो सॉल्युबिलिटी एक ऐसा टर्म है ना जिससे हम पता करते हैं क्या कितना मैक्सिमम उस, तो जानते हैं सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का नेचर कैसा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, फिर कितना वो डिज़ोल्व कर सकता है, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, देन प्रेशर। हम गैस, जब हम गैस का बात करेंगे ना तभी हम प्रेशर को लेंगे, अदरवाइज प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। अगर बात सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सिर्फ है तो प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ गैस के केस में ही प्रेशर को हम लेंगे, ओके। देन आता है हमारा, अब हम जानेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, ठीक है। इस केस के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो नेप्थलीन और एंथ्रेसिन जो है वो वाटर में नहीं डिजोल्व होता है, ठीक है। ये याद करना, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। देन आता है हमारा शुगर और NaCl, सोडियम क्लोराइड बेंजीन में नहीं डिजोल्व होता है, ठीक है। ये सब ना एक्सेप्शन है, रेयर केस है, ठीक है। क्योंकि जनरली हमको पता है शुगर, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, शुगर है, ये सब तो सब कुछ में डिसॉल्व करता है, ठीक है। बट ये बेंजीन में नहीं डिसॉल्व करता है। सो ये एक रेयर एग्जांपल है, एक्सेप्शन है, हमको याद करना है। और फिर जो है ना पोलर सॉल्यूट, हमेशा एक बात याद रखना है, पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। और सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट डिसोल्यूशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है ना, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, एंड इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। सो जब कोई भी सॉलिड सॉल्यूट होता है, जब वो डिसॉल्व होता है ना, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। उसी का उल्टा होता है क्रिस्टलाइजेशन, अपोजिट प्रोसेस होता है। सम सॉल्यूट रिमेन अनडिजोल्व। उसके बाद क्या होता है ना, देखिए जब हम सॉलिड सॉल्यूट दिए तो कुछ डिसॉल्व हो गया, और वो जब डिसॉल्व हो गया ना तो उस प्रोसेस को कहेंगे डिसोल्यूशन। और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं डिसॉल्व हुआ है और वो सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से, उस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन।
देन हम एक बात और समझेंगे, क्या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। मतलब अब हम इससे हम एक चीज़ इस तरह से हम समझ सकते हैं, क्या जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या है एग्जैक्टली मतलब जैसे अगर कुछ सब्सटेंस है, ठीक है ना, तो जब वो वेपराइज करेगा, तो कोई भी अगर लिक्विड हम ले लेते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, वो टेम्परेचर जिस पे वो वेपराइज करता है, बॉइल करता है मतलब क्या होता है, वाटर टू गैस में वो कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है ना, मतलब उसका मॉलिक्यूल्स अलग होने लगता है, ठीक है। तो जितना उसका मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना ज़्यादा होगा ना, मतलब जितना टाइटली कोई भी सब्सटेंस पैक्ड होगा, वो उतना उसमें लगेगा टेम्परेचर, उतना एनर्जी लगेगा उसको अलग करने में, ठीक है। मतलब उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा, उतना ज़्यादा उसको टेम्परेचर लगेगा उसको अलग करने में। सो इसीलिए देन आता है हमारा इनिशियली डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। इनिशियली रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज़ वेरी लार्ज देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमको पता है कोई भी चीज़ जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं ना, तो दो प्रोसेस होता है, एक डिसोल्यूशन, एक होता है क्रिस्टलाइजेशन। अगर वो चीज़ घुल गया है ना, वो डिसॉल्व हो गया है, तो वो डिसोल्यूशन हो गया, और वही कुछ चीज़ अगर अलग हो गया है, उस सॉल्यूशन से डिसॉल्व नहीं हो पाया है, तो उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ होता है सॉल्यूशन में, प्रोसेस में। तो जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है ना, वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डिसॉल्व होने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन यहाँ पर हम देख रहे थे स्टार्टिंग में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देन आफ्टर सम टाइम क्या होता है ना, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों सेम हो जाता है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन जितना, यानी कि जितना सब्सटेंस सॉल्यूशन में जा रहा था, घुल रहा था ना, उतना ही निकल भी रहा था उस सॉल्यूशन से, ऐसा प्रोसेस हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंटरिंग द सॉल्यूशन डिसॉल्विंग इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल सेपरेटिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। देन आता है हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, यहाँ देखते हैं हम, सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहेंगे ना, सॉल्यूशन विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डेट कैन डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं, तो जैसा कि हम देख रहे थे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ना, क्या हर एक सॉल्यूशन का कैपेबिलिटी होता है क्या, वो ना अपने अंदर कोई एक फिक्स्ड अमाउंट का सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर, कोई फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाए तब तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी डिसॉल्व कर सकता है। सो एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हम देखते हैं ना, हर एक सॉल्यूशन का कैपेबिलिटी होता है क्या वो अपने अंदर ना एक कोई फिक्स्ड अमाउंट का ही सॉल्यूट को ही डिसॉल्व कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। तो जब कोई भी सॉल्यूशन उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो वो डिसॉल्व कर सकता है, उसके अंडर ऑलरेडी वो उतना सॉल्यूट जब डिसॉल्व होगा ना, तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देन आता है हमारा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, जस्ट इसका अपोजिट, सॉल्यूशन कंटेन लेस सॉल्यूट दैट इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम और सॉल्यूट देना सॉल्यूशन में, तो वो और डिसॉल्व हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अभी तक उसमें नहीं गया है, इसलिए वो और चल जाता है। बट वही सेचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम और सॉल्यूट डालेंगे तो वो और नहीं डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम ऑलरेडी रीच कर चुका है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। तो हम देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट्स पड़ता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन में, सॉल्युबिलिटी पर, सॉरी। सो ये ना ले चैटरी प्रिंसिपल भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये चैटलियर्स जी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसमें है मतलब इफ़ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक देन सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये है ना, क्या डिसोल्यूशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, क्या सॉल्वेंट जो डिसॉल्व हो रहा है तो उसको कहते हैं हम डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है ना। सो एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है अगर वो एनर्जी ले रहा है ना, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है ना, क्या रिएक्शन हो रहा है ना, तो रिएक्शन एनर्जी ले रहा है रिएक्शन होने के लिए, यानी सॉल्यूट डिसॉल्व होने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब क्या, रिएक्शन हीट ले रहा है वो होने के लिए, तो सॉल्यूट जब डिसॉल्व हो रहा है तो वो एनर्जी ले रहा है, तो अगर हम एनर्जी वो ले रहा है तो रिएक्शन हो रहा है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब तो हम उसी के सपोर्टिव में काम कर रहे हैं ना, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। देन है हमारा क्या कहता है, क्या अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस है जो वो एक्सोथर्मिक है, यानी क्या सॉल्यूट डिसॉल्व होता है ना तो एनर्जी वो रिलीज़ करता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है यानी बाहर निकल रहा है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी एनर्जी उसको दे रहे हैं। तो ये तो दोनों उल्टा पुल्टा काम हुआ ना, इसीलिए इस समय क्या होगा ना, क्या टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होने में एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसको एनर्जी का ज़रूरत ही नहीं है, उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है और हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो वो तो उसका विपरीत काम हो रहा है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, देन आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। अभी तक हम पढ़े थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। ठीक है, सो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वाटर में बहुत कम अमाउंट में, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो वाटर में बहुत कम अमाउंट में डिजोल्व रहता है। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं HCl हाईली डिजोल्व इन वाटर। वाटर में ना HCl बहुत हाईली डिजोल्व होता है, ठीक है ना, मतलब आसानी से डिजोल्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिजोल्व होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विथ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ना तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमको पता है गैस जो है मतलब प्रेशर, कोई अगर मान लेते हैं ना कोई बॉक्स में गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये छोटा छोटा गैस मॉलिक्यूल्स है, तो अगर हम इस पर जितना प्रेशर लगाएंगे ना इस बॉक्स पे, वो गैस उतना एकत्रित हो जाएगा, एक जगह आ जाएगा, बहुत कम अमाउंट में ही वो गैस अपने आप को ले लेगा। मतलब क्या हो रहा है ना, क्या सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो रहा है, मतलब वो एकदम छोटा जगह में आ जाएगा। ठीक है ना, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। देन हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। ठीक है, अभी ना बस इस टॉपिक के बारे में ही हो रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड खत्म हो गया है, अभी हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम पढ़ते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, तो ये जो KH है ना, ये जो सिंबल है वो हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज जी दिए थे ये हेनरीज लॉ, तो इसीलिए ये जो इस इक्वेशन का जो कांस्टेंट है ना वो हेनरीज कांस्टेंट कहा जाता है। सो ये जो हेनरीज कांस्टेंट है वो फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस है, मतलब ये किस तरह का गैस है ना वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू एट सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे हर एक गैस का KH वैल्यू यानी हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, तो इक्वेशन हम जानेंगे P इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इंटू काय, ये मेन इक्वेशन एकदम याद करना जरूरी है। ठीक है, तो काय क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय होता है। ठीक है, सो हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और प्रेशर काय के प्रोपोर्शनल है यानी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, और जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और प्रेशर क्या है, काय के प्रोपोर्शनल है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, काय का प्रेशर प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, और ये जो KH है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो ये जो हेनरीज कांस्टेंट है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देन आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन हम जानेंगे। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा। ठीक है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना, कोको कोला वगैरह या फिर सोडा वाटर, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, हमको पता है, देखते हैं ना जब वो ढक्कन हम खोलते हैं कोई भी कोका कोला पेप्सी वगैरह का, तो उसमें एक बबल टाइप का जैसे ही खोलेंगे गैस रिलीज होगा एकदम प्रेशर के साथ, तो वो जो प्रेशर रहता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें डालते हैं ना तो उसी का प्रेशर बढ़ता है, मतलब वो एकदम ज़्यादा मात्रा में डिजोल्व होता है उसमें। ठीक है, हेनरीज लॉ के द्वारा। डीप सी डाइविंग में भी हेनरीज लॉ का बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इट हेल्प्स क्लाइंबर्स एट हाई एल्टीट्यूड्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एनोक्सिया एक बीमारी का नाम है। ठीक है ना, जो मतलब हाई एल्टीट्यूड पहाड़ वगैरह चढ़ने में ना ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम आता है, उसी को कहते हैं एनोक्सिया। ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज के प्रोडक्शन में ये काम में आता है। अब हम जानेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, लिक्विड फिर गैस इन लिक्विड हम पढ़े हैं, सॉल्युबिलिटी। अब हम देखेंगे वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले हम वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। सो वेपर प्रेशर क्या होता है पहले ये जानते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड इन देयर कंडेंस्ड फेज एंड इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो वेपर प्रेशर क्या होता है ना, मतलब कोई भी जैसे कि हम एक बॉक्स मान लेते हैं ना, यहाँ तक इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ना इसका, इस सरफेस पे जो प्रेशर लगता है ना ये वाटर मॉलिक्यूल्स का, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, ये जो वेपर है ना ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब देखो ये वाटर को जब हम बॉईल करेंगे तो ये वेपर बन के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेपर है ना इसका जो सरफेस है जहाँ तक वाटर है उस पर जो प्रेशर लगाता है ना उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है,
और ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे होना चाहिए, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ एवापोरेशन, ठीक है, और टेम्परेचर T। फिर आता है रोल्स लॉ। सो रोल्स लॉ क्या बोलते हैं ना, क्या प्रेशर जो है कोई भी एक मतलब सॉल्यूशन जो भी ले लो, कोई भी एक पार्टिकुलर अमाउंट का, उसका जो प्रेशर है ना वो उसका मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। P1 इज प्रोपोर्शनल टू Chi1, मतलब P1 और Chi1 दोनों क्यों दिया हुआ है, मतलब जिसका प्रेशर का बात कर रहे हैं ना उसी का, उसका जो प्रेशर है ना कोई भी पार्टिकुलर, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ से फॉर्मूला बनता है P1 इक्वल टू P1 नोट इंटू Chi1, वेयर जो P1 नोट है ना वो मतलब कोई भी जैसे सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसका सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का जो प्रेशर होगा ना उसको हम P1 से डिनोट करेंगे, ठीक है, उस वेपर प्रेशर उस सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में, ठीक है, वो होता है P1 उसका प्रेशर। और P1 नोट होता है ना क्या, वो जो सॉल्यूट था ना उसका सिर्फ मतलब क्या वेपर प्रेशर है, वो तो हो गया कि P1 तो हो गया मतलब उस सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में ना, अब P1 नोट हो गया सिर्फ उसका, पार्टिकुलरली उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसका एक अपना वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 1 बार के इक्वल होता है। देन आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सो ये क्या कहते हैं ना, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, अगर दो अमाउंट दिया हुआ है ना सॉल्यूशन में तो वो दोनों का प्रेशर उसके टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन भी क्वेश्चन में आ सकता है, ये Y से डिनोट होता है और इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई कहेगा मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में अगर कोई एक पार्टिकुलर अमाउंट का निकालना है तो उसका प्रेशर डिवाइडेड बाय उसका टोटल प्रेशर, और P1 इक्वल टू P1 नोट इंटू Chi1 डिवाइडेड बाय P टोटल, और इक्वल टू होता है, और हमको पता है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, यानी Y1 प्लस Y2 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला बना है 1 माइनस Y2, ठीक है, Y1 इक्वल टू 1 माइनस Y2। देन कहता है अट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर रीच इन कंपोनेंट विच इज मोर वॉलेटाइल, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ना वेपर फेज रीच इन कंपोनेंट विच इज मोर वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब होता है ना जो जितना ज़्यादा वेपर बना सके वो उतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो वेपर फेज रीच इन कंपोनेंट किस कंपोनेंट में ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा वेपराइज करेगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्यों, वेपर प्रेशर क्या होता है, जितना ज़्यादा वेपर बनेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो टेम्परेचर लगता है वेपर बनाने में, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा लग रहा है यानी वेपर कम बन रहा है, क्योंकि वेपर बनाने में ज़्यादा टेम्परेचर ना लग रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो कम वेपर ही बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा लगेगा तब वो वेपर बनेगा, और वेपर जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर इसका मतलब कम वेपर बन रहा है, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर क्या कहता है ना, रोल्स लॉ और हेनरीज लॉ को दोनों में रिलेशन बताया गया है। रोल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि देखो रोल्स लॉ में क्या कहता है ना, P1 इक्वल टू P1 नोट इंटू Chi1, और हेनरीज कांस्टेंट कहता है P इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इंटू Chi, दोनों में प्रेशर Chi के प्रोपोर्शनल है, बस प्रोपोर्शनलिटी डिफरेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसमें है P1 नोट और इसमें KH, बस ये दोनों डिफरेंस है, बाकी दोनों में सेम बात है। अभी हम जाने थे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, अब हम जानेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में अगर सॉलिड और लिक्विड है ना तो सॉलिड से ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होता है, लिक्विड ज़्यादा वेपर बनाता है, तो वेपर प्रेशर सिंपल सी बात है प्योर सॉल्वेंट का ही ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि पानी ज़्यादा वेपर बनाता है ना ही कि चीनी, अगर एग्जांपल मिले तो कहने का मतलब हो, इसलिए प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर बनाएगा, वेपर प्रेशर होगा एज कम्पेयर टू उसका सॉल्यूशन से। इफ़ सॉल्यूट इज़ नॉन वॉलेटाइल ओनली सॉल्वेंट कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर, इसका मतलब ये है ना कि अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है मतलब वो कोई भी वेपर प्रेशर बनाता ही नहीं है, मान लेते पत्थर है कोई सॉल्यूट, ठीक है ना, और पत्थर को अगर हम पानी में देंगे तो वेपर प्रेशर कौन बनाएगा, पत्थर या पानी, ऑब्वियसली पानी बनाएगा, और पत्थर को हम कंट्रीब्यूट करेंगे क्या, नहीं, वो तो वेपर ही नहीं बनाएगा ना, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। देन आता है हमारा डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। सो कहता है ना मतलब वेपर प्रेशर कितना घटा है, जैसे अगर हम कोई वाटर लिए, ठीक है ना, तो वो वेपर प्रेशर मान लेते 5 बनाएगा, ठीक है, फिर वही सॉल्यूशन में जो वो वाटर था
प्लस हम कुछ सॉल्यूट डाल देते हैं जो वेपर नहीं बनाता है, तो क्या करेगा ना, ये जो वेपर जितना बनाएगा ना वो इसके वजह से वो और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका जगह ले लेगा ना, तो वो वेपर प्रेशर कम बना पाएगा। तो सॉल्यूट के आने से ना सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है इनिशियल वो घट जाता है। ठीक है, वही बात कर रहा है ना कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मेड किए हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, उतना ही वेपर प्रेशर घटेगा। जितना ज़्यादा हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना कम वेपर प्रेशर होगा इनिशियल सॉल्वेंट का, इरेस्पेक्टिव ऑफ सॉल्यूट नेचर। ठीक है, तो इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि मतलब नेचर क्या है सॉल्यूट का, मतलब कौन सा सॉल्यूट है, कैसा सॉल्यूट है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, बस उसका अमाउंट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। हम आगे जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू P1 इज P1 क्यों? क्योंकि P1 सॉल्वेंट में और ये सॉल्यूशन में तो कम ही होता है। देन हम जानेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ये सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है ना सॉल्यूशन विच ऑवे रोल्स लो। ठीक है, वो सॉल्यूशन जो रोल्ट लो का पालन करता है। रोल्ट लो क्या बोल रहा था, क्या P1 = P1 इंटू Chi1 होता है। ठीक है, तो इस लो को जो मानता है ना, जो ओवे करता है, उसी को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ए बी बी इंट्रैक्शन इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन। इसका मतलब ये है ना, मान लेते हैं ना एक कोई सॉल्यूशन है, उसमें ए है और बी है। ठीक है, कोई दो अमाउंट है। ठीक है, दो अमाउंट मिलके एक सॉल्यूशन बनाया, तो ए यानी ये जो फर्स्ट सॉल्यूट है ना, ये आपस में जो इसका इंटरेक्शन होगा प्लस बी जितना भी बी टाइप का जो पार्टिकुलर उसमें दिया हुआ है सब्सटेंस, वो बी के बीच में जो होगा इंटरेक्शन और ए सब्सटेंस के बीच में जो होगा इंटरेक्शन, वो ए बी इंटरेक्शन के जो इक्वल होगा ना, वो होता है आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ए और बी दो सब्सटेंस है, बहुत सारा ए है और बहुत सारा बी है। ठीक है, तो बहुत सारा जो ए है ना, वो आपस में जो इंटरेक्शन उसके बीच में, बहुत सारा बी है उसके आपस के बीच में जो इंटरेक्शन है इज इक्वल टू ए और बी दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, वो होता है आइडियल सॉल्यूशन का केस। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम मिक्स इक्वल टू 0। मतलब क्या है ना कि अगर हम मिक्स कर देते हैं ना, जब वो जो ए और बी सब्सटेंस को जब हम मिक्स कर देते हैं ना, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, ना ही एक्सपेंड करता है वो, ना ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है मिक्स करने पर। सो चेंज इन वॉल्यूम इज 0 ऑन मिक्सिंग। चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग इक्वल टू 0, मतलब ना ही कोई हीट रिलीज होता है ना ही कोई अब्जॉर्व होता है। नो एनर्जी इवॉल्व, नो एनर्जी अब्जॉर्व। एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का है, एग्जाम्पल एकदम याद करना कंपलसरी है। सॉल्यूशन ऑफ NaHN प्लस NH10, ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टूलिन। तीसरा एग्जाम्पल है ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है, तीनों याद करना है। देन आता है हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जस्ट इसका अपोजिट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन नॉट अवे रोल टू लो फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन। जब हम बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन लेंगे ना, मतलब कुछ के लिए वो एग्री करेगा, बट बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन लेंगे ना सब्सटेंस का, तो वो रोल स्लो नहीं फॉलो करता है, तो उसी को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर और लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय रोल्स लॉ। जैसा कि हम देखे थे आइडियल सॉल्यूशन में वो रोल्स लॉ का पालन करता है, यानी ओवे करता है सॉल्यूशन, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में रोल्स लॉ का पालन नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन में हम देखे थे क्या ए और बी का जो इंट्रैक्शन था वो ए बी के इंट्रैक्शन से इक्वल था। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर और लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय रोल्स लॉ। रोल्स लॉ जो बताया था P1 = P1 इंटू Chi1, ये बात वो फॉलो नहीं करता है। और जो सॉल्यूशन का, इसीलिए क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आता है ना, वो या तो कम आ जाता है या तो ज़्यादा आ जाता है रोल्स लॉ के इक्वेशन से जब हम निकालते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर मतलब वॉल्यूम में चेंज आता है। ठीक है, या तो वो एक्सपेंड किया होगा या तो वो कॉन्ट्राडिक्ट किया होगा, दोनों में से कुछ तो हुआ है, बट वॉल्यूम चेंज हुआ है यहाँ पर। चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, मतलब एनर्जी भी या तो इवॉल्व हुआ है या तो अब्सॉर्ब हुआ है, दोनों में से कुछ तो हुआ है, वो भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखो आइडियल सॉल्यूशन हम जान लिए जो रोल टू लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रोल टू लॉ को नहीं फॉलो करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी ना 2 टाइप से होता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन प्रेडिक्टेड बाय रोल्स लॉ।
ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है ना, रोल्स लॉ के द्वारा जो वेपर प्रेशर आया है उससे अधिक आ जाता है। ठीक है, अब ज़्यादा क्यों आ जाता है? क्योंकि एवी इंटरेक्शन वीकर है देन ए बी बी इंटरेक्शन। अब देखो ज़्यादा क्यों आ जाता है ना, एवी इंटरेक्शन क्योंकि वीकर है। अगर एवी इंटरेक्शन वीक है यानी कि अब वो ज़्यादा वेपराइज करेगा। अब वो ज़्यादा वेपराइज करेगा तो ए और बी बी मतलब अगर कोई ए का हम सिर्फ लेते हैं सब्सटेंस और सिर्फ बी का सब्सटेंस लेंगे और उसको वेपराइज करेंगे, ठीक है ना, और ए वी का जो इंटरेक्शन है, अब ए और बी बी का तो इंटरेक्शन सेम है लेकिन ए वी का इंटरेक्शन वीकर है, तो वीकर है तो वो जल्दी वेपराइज कर जाएगा, तो वेपराइजेशन यहाँ ज़्यादा होगा, यानी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, देन प्रेडिक्टेड बाय रोल्स लॉ ए वी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी वी इंटरेक्शन। ठीक है, ये नेगेटिव डेविएशन का होता है, इसका जस्ट उल्टा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय रोल्स लॉ। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर होता है। अब स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर वो वेपराइज करने में मतलब कम वेपराइज होता है, इसीलिए वेपर प्रेशर कम आ जाता है इसका। दोनों का एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। इसके फर्स्ट पॉजिटिव डेविएशन में एसीटोन प्लस इथेनॉल, कार्बन डिसल्फाइड प्लस एसीटोन, और इसमें भी दो ठो है, फिनोल और एनिलीन, और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ठीक, देन आता है हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है ना, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड है और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का होता है। ठीक है ना, फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बॉइल्स होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर पे नहीं हो जाता है। सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ये जो सॉल्यूशन होता है ना, पहली बात तो ये दो लिक्विड का मिक्सचर होता है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है और ये बॉइल होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और लिक्विड फेज में रहे या फिर वेपर फेज में रहे, दोनों का कंपोजिशन सेम रहेगा। नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो एकदम इजी प्रोसेस है कोई भी सॉल्यूशन में से उसका कंपोनेंट्स को अलग करने का, तो इस प्रोसेस से ये अलग नहीं होता है। ठीक है ना, हार्ड होता है इसका कंपोनेंट्स को अलग करने में। ठीक है, तो एजियोट्रोपिक भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन। जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन देता है ना वो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस वाटर। फिर आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये फॉर्म्ड होता है बाय सॉल्यूशन सो नेगेटिव डेविएशन जो शो करता है उसके द्वारा, मतलब उसी सॉल्यूशन को कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। इट्स बॉइलिंग पॉइंट हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। एग्जाम्पल निट्रिक एसिड प्लस वाटर। देन आता है हमारा कोलेजेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिंक विद द स्टेटमेंट दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, डिक्रीजेस है सॉरी। तो क्या है ना, इसका मतलब आइए देखते हैं। तो वो प्रॉपर्टी ना जो इस बात से सहमत करता है कि वेपर प्रेशर कोई भी सॉल्यूशन का ना घट जाएगा जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो। ठीक है, दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ठीक है, ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता है क्या मतलब कौन सा सॉल्यूट है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में है वो उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन है सॉल्यूट कैसा है नहीं है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, कितना है उससे मतलब है। अब कोलेजेटिव प्रॉपर्टी बहुत सारा है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ना रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे याद रखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, लोअरिंग क्वेश्चन में ही आ रहा है, यानी वेपर प्रेशर घटा है। और पहले क्या था, पहले हम सॉल्वेंट ले रहे थे। ठीक है, अब सॉल्वेंट था, अब हम उसमें सॉल्यूट डाल दिए तो वेपर प्रेशर उसका घट जाएगा। तो ज़्यादा किसका था वेपर प्रेशर? P1 नॉट, यानी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का, इसीलिए चेंज क्या आया उस वेपर प्रेशर में, तो P1 नॉट माइनस P1 कर देंगे। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो ये फॉर्मूला आता है Chi2 इंटू P1 नॉट। ठीक है, देन आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये था रिडक्शन, कितना वेपर प्रेशर घटा है, तो P1 नॉट माइनस P1। मेन क्वेश्चन इसमें इस पे आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना, रिलेटिव, इसीलिए चेंज इन P1 बाय P1 नॉट है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव आता है ना तो वो इनिशियल से डिवाइड होता है हमेशा। इक्वल टू Chi2
ठीक है, मतलब इसको इसी तरह से जैसे P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट करेंगे और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो Chi2 के इक्वल आएगा। और Chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एलिमेंट 2 यानी N2 बाई N1 प्लस N2, ठीक है। और अगर यहीं पर डिल्यूट सॉल्यूशन का बात आ जाएगा ना, यानी पानी वगैरह ऐड कर दिया तो N2 क्या हो जाएगा ना, 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यहाँ N2 बात हो रहा है सॉल्यूट का और N1 बात हो रहा है तो हमारा सॉल्वेंट का, ठीक है। तो N2 क्या है, अब हम पानी ऐड कर दिए तो पानी का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया N2 से, इसीलिए इस केस में जो N2 है ना इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और इसी को जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं ना तो ये वाला फॉर्मूला बन के आता है N2 बाई N1 हो गया, क्यों, क्योंकि N2 को हम इग्नोर कर दिए। और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 क्या होता है, गिवन मास ऑफ 2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ 2। N1 क्या होता है, गिवन मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ 1, इसीलिए ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। समझ के याद करोगे ना तो सब कुछ याद हो जाएगा। देन आता है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो यहाँ ऐसे याद रखना, लोअरिंग मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर घट रहा है। यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। लिक्विड बॉइल्स एट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लार्जर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेम प्योर सॉल्वेंट। सही बात है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है ना, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो जाता है और जब वो ऐड होता है तो उसका वेपर प्रेशर घटा देता है, ठीक है। अब घटा देता है तो यानी उसको बॉईल करने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉल्यूशन का। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है, तो हमको पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर एलिवेशन हो रहा है यानी बढ़ गया है, यानी सॉल्वेंट जो था पहले वो कम था, सॉल्वेंट का ज़्यादा था, ठीक है। सॉल्यूशन का ज़्यादा था, सॉल्वेंट का कम था, इसीलिए टीवी क्या है हमारा, सॉल्यूशन का ज़्यादा हो गया था, इसीलिए सॉल्यूशन का टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देन फॉर डिल्यूट सॉल्यूशन, अगर वही वाटर ऐड वगैरह हुआ है तो बात किया जाए तो फिर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू केवी इंटू मोलैलिटी। यहाँ पर जो केवी है ना उसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये वाटर के लिए इक्वल होता है 0.52, ठीक है। फिर यही बस ये वाला फॉर्मूला देखो याद करना है, एक ये वाला और एक ये वाला, आई एम रिपीटिंग, बस ये वाला याद करना है और एक ये वाला मेन फॉर्मूला याद करना है। ये जो है ना वो इसी से सॉल्व करके बना है, ठीक है। सो आप खुद से बना सकते हो, बस आपको एक ये याद रखना है, ये वाला मैं डार्क कर देती हूँ, और एक ये वाला, ये दोनों मेन फॉर्मूला है, ठीक है। वो सब ना बस एक्सपेंड करके बताया गया है, आपको याद वही दोनों करना है, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब होता है घटना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है। हर हमेशा ना ये तीनों मतलब जितना भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है सब में इनिशियली सॉल्वेंट होता है, देन हमारा सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अगर यहाँ लोअरिंग का बात हो रहा है यानी सॉल्वेंट का ज़्यादा था और सॉल्यूशन में कम हो गया आते आते। अगर यहाँ एलिवेशन का बात हो रहा है यानी सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब बढ़ गया, यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, सॉल्यूशन में जाते जाते बढ़ गया। यहाँ पर अगर डिप्रेशन है यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो था सॉल्वेंट का वो कम था और ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ घट रहा है, और जब हम सॉल्यूट ऐड किए तो सॉल्यूशन में क्या हो गया, घट गया। और क्या बोलता है, जब सॉल्वेंट था तब वो ज़्यादा था और सॉल्यूशन में कम हो गया, ठीक है। लॉजिकली समझोगे तो याद रहेगा। फ्रीजिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड एंड सॉलिड फेज आर इक्वल होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन, हम अभी जस्ट बताएं क्या, पहले सॉल्वेंट होता है फिर सॉल्यूशन होता है जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तो यहाँ था डिप्रेशन मतलब घट रहा है, यानी सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा और फिर सॉल्यूशन में आते आते कम हो गया, वही बात यहाँ पर है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट माइनस TF मतलब घट रहा है, यानी इनिशियली जो सॉल्वेंट का था फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर डिल्यूट सॉल्यूशन अगेन सेम बात कर रहा है यहाँ पर, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू ये कांस्टेंट है हमारा KF है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी, फिर इसको सॉल्व किए, बस ये याद करना है
और एक ही ये याद करना है, ठीक है। अभी बताए थे KF एक कांस्टेंट है, KF एक कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये वाटर के लिए होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 1.86। ये दोनों का वैल्यू याद करना है, एक वही क्या बोलता है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट वाटर के लिए और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है ना, ये वाटर के लिए होता है 1.86 और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक है। देन आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस पहले हम जानेंगे क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है। सो ऑस्मोसिस क्या होता है ना कि हम सॉल्वेंट मान लेते हैं, इधर यहाँ पर ना एक सॉल्वेंट है एज्यूम करते हैं और ये हमारा जो है ये सॉल्यूशन है, ठीक है। सो इस सॉल्वेंट से ना, ये प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही है इसमें, तो इससे जब सॉल्वेंट जाता है ना सॉल्यूशन की ओर और बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन डेट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर था सॉल्वेंट और यहाँ था सॉल्यूशन और बीच में था एक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो सॉल्वेंट जा रहा था सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना, क्या प्रेशर हम अप्लाइड करते हैं सॉल्यूशन के पास, यानी इधर से हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं क्योंकि ताकि ये जो सॉल्वेंट जो आ रहा था ना उसको हम रोक सकें, ठीक है। तो उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देन हमारा आता है देखिए फॉर डिल्यूट सॉल्यूशन के लिए, मतलब डिल्यूट सॉल्यूशन में फॉर्मूला होता है, ये जो पाई है ना ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, वो मोलरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। बाकी के केस में हम देख रहे थे डिल्यूशन के केस में चाहे वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है ना, वो सब में ना मोलरिटी के प्रोपोर्शनल था, वो सब का कॉन्सेंट्रेशन जो था एलिवेशन या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये सब मोलरिटी के प्रोपोर्शनल था उसके डिल्यूशन के केस में। बट यहाँ पर हम देखेंगे ना क्या ये मोलरिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। C मतलब मोलरिटी, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन और मोलरिटी में यूज़ किया गया है। R है हमारा गैस कांस्टेंट 8.3 और T को हमें केल्विन में लेना है टेम्परेचर को। देन हम देखेंगे मतलब क्वेश्चन में ना जब हम सॉल्व करते हैं ना ये वाला पाई इक्वल टू CRT तो सब कुछ सही रहता है, बट ये जो R है ना वो अलग अलग हमको यूज़ करना रहता है इसमें। तो फिर इसके लिए डायरेक्ट मैं लिख दी हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। वैल्यू ऑफ R ऑन पार्टिकुलर P यूनिट, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है कि आप प्रेशर ना आपका किस वैल्यू में दिया हुआ है उसी से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। सो R इक्वल टू 8.3 होगा जनरल, मतलब अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 8.3 यूज़ करना है। अगर प्रेशर हमको बार में दिया हुआ है ना तो हम 0.083 ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बताया गया है तो ये यूज़ करेंगे और प्रेशर अगर पैस्कल में बताया गया है तो फिर ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको याद करना है। देन एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर का एडवांटेज क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। सो प्रेशर मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, ये जो प्रेशर होता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर ये हम रूम टेम्परेचर पे मेज़र करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोलरिटी यूज़ होता है मोलरिटी के इंस्टेड ऑफ मोलरिटी, बाकी सब में मोलरिटी यूज़ हो रहा था बट इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हम यहाँ पर मोलरिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ पाई लार्ज इवन फॉर वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा डिल्यूट सॉल्यूशन भी रहेगा ना तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो पाई का वैल्यू है बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। अब कोई का भी वैल्यू जब लार्ज आता है ना तो वो एरर बहुत कम आता है, ठीक है, यानी इसमें एरर बहुत कम आएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एरर चांस लेस होता है। देन टू मेजर मोलरिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एज इट नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, टू मेजर मोलरिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स होता है ना वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हम रूम टेम्परेचर में मेज़र करते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स का टेम्परेचर हम इजीली मेज़र कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन को हम बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है, मतलब किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है इस हिसाब से। पहला आता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब कोई दो सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर, दोनों का प्रेशर जब सेम होगा ना ऑस्मोटिक प्रेशर तब हम उसको कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर ना दो सॉल्यूशन की बात कर रही है, मिक्सचर ऑफ दो सॉल्यूशन, अगर वो दोनों सॉल्यूशन का प्रेशर सेम हो तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, ठीक है।
देन आता है हमारा व्हेन सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय एसपीएम नो ऑस्मोसिस रिक्वायर्ड। एसपीएम यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना ऑस्मोटिक प्रेशर के जगह पर, क्या ऑस्मोसिस के जगह पर क्या सॉल्वेंट जाता है सॉल्यूशन की ओर, ठीक है ना, मेम्ब्रेन के थ्रू, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बात हो रहा है यहाँ पर। तो क्या कहना चाह रहे हैं ना यहाँ पर, देखो, व्हेन सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर हम हटा भी देंगे ना तो भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। सिंपल सी बात है, दोनों का प्रेशर सेम है तो ऑस्मोसिस क्यों होगा। कोई भी ऑस्मोसिस या फिर मतलब कोई भी चीज़ अगर फ्लो कर रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब प्रेशर का दोनों में मतलब कहीं कम है या फिर ज़्यादा है, कुछ डिफरेंस है तभी तो जा रहा है ना। और यहाँ दोनों में प्रेशर सेम है तो ऑस्मोसिस क्यों होगा, नहीं होगा। इसीलिए इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, जिसको हम नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो आइसोटेनिक है विथ ह्यूमन RBC। मतलब 0.9% जब हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे ना तो, और जो हमारा ह्यूमन RBC होता है ना, रेड ब्लड सेल, वो दोनों का जो होता है ना कॉन्सेंट्रेशन, वो एकदम सिमिलर होता है, प्रेशर सेम होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये दोनों का मिक्सचर हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आएगा। देन आता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ ए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन अदर सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होगा ना जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा अमाउंट देन अनदर सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर ये मतलब करना चाह रहे हैं ना, क्या मतलब एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर का यहाँ पर बात हो रहा है। तो एक सॉल्यूशन में ना सॉल्यूट सॉल्वेंट ठीक अमाउंट में मतलब इक्वल है, ठीक है ना, और एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट उतना ही है जितना फर्स्ट वाला में ये, लेकिन सॉल्यूट जो है ना वो इससे ज़्यादा है, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन से ज़्यादा सेकेंड में सॉल्यूट है। वही हो रहा है, वही बात यहाँ पर हो रहा है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ ए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन अनदर सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन लेंगे, दोनों का सॉल्वेंट सेम रहेगा, एक का सॉल्यूट रहेगा और दूसरा का जो सॉल्यूट का अमाउंट रहेगा ना वो फर्स्ट वाले सॉल्यूट का अमाउंट से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। उसी को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वही पहले वाले का ही लेंगे लेकिन केस ये वाला लेंगे। ब्लड सेल्स है और एक सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि ब्लड सेल और 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन है वो दोनों आइसोटोनिक है, सेम प्रेशर है दोनों का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ब्लड सेल तो सेम है, वही वाला हम कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं, बट ये जो 0.9% NaCl है ना वो सॉल्यूशन मतलब ये इसका जो अमाउंट है ना हम यहाँ पर ज़्यादा ले रहे हैं सॉल्यूट का अमाउंट, इसीलिए यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये बन जाता है। तो क्या होगा ना, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया, ठीक है। अब ब्लड सेल्स में क्या था, सॉल्यूट सॉल्वेंट तो सेम था, यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया। और यहाँ पर अगर सॉल्वेंट कम हो गया मतलब ब्लड सेल्स का सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ब्लड सेल्स का सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वाटर फ्लो आउट ऑफ सेल और ये श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। देन आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ ए लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन अनदर सॉल्यूशन। यहाँ भी वही बात हो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट। दो सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, दोनों का ना सॉल्वेंट सेम अमाउंट करेगा, एक का सॉल्यूट मान लेते हैं x है और जो सेकेंड वाला का जो सॉल्यूशन है ना उसका जो सॉल्यूट है वो x अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से कम है, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से वही ब्लड सेल और 0.9% NaCl का एग्जाम्पल लेंगे। ब्लड सेल हो गया और लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोनों का सॉल्वेंट का तो सेम था कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, लेकिन यहाँ सॉल्यूट का भी सेम था और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम कम ले लिए। अब कम ले लिए तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा हो जाएगा। अब वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर फ्लो इनटू द सेल और स्वेल, और सेल क्या होगा, फुल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, अंडरस्टैंड। देन आता है हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस और वाटर प्योरीफिकेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस में हम क्या देख रहे थे ना, प्योर वाटर सॉल्यूशन की ओर जा रहा था, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या हुआ, लॉजिकली समझ सकते हैं ना, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा हो रहा है। उस टाइम क्या हो रहा था, वाटर जा रहा है सॉल्यूशन की ओर, एकदम साफ पानी जा रहा है वाटर सॉल्यूशन की ओर। अब क्या होगा ना, सॉल्यूशन से साफ पानी निकलेगा। देखो देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स्ड इफ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम क्या कर रहे थे ना, वो जो वाटर सॉल्यूशन की ओर जा रहा था तो सॉल्यूशन पे हम ऐसा प्रेशर डाल रहे थे कि वो जो वाटर आ रहा है ना वो रुक जाए, स्टॉप कर जाए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ताकि वो जो हम रोक रहे हैं ना वो रोकने के जगह हम उसको और रिवर्स कर दे, वो जो पानी आ रहा है वो सीधा वही डायरेक्शन में जाने लगे, ठीक है ना। वही हो रहा है एग्जैक्टली।
प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ सॉल्यूशन थ्रू SPM। अब क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में हम पानी आने से रोक रहे थे, अब हम थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा के वो पानी को जो रोक रहे थे ना उसको उधर ही हम कर दिए, ठीक है। प्रेशर ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज हाई, ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है तभी तो वो उधर जा रहा है ना, अदरवाइज वो तो रुक ही जाता। यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, इसका यूज़ कहाँ होता है ना, जैसे अब हम क्या देख रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस हम क्या कर रहे थे ना, देखो ऑस्मोसिस में पानी जा रहा था सॉल्यूशन की ओर, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर में ना जो वो पानी आ रहा था उसको हम रोक दिए थे, ठीक है, और रिवर्स ऑस्मोसिस में वो जो पानी रोक दिए थे ना उससे ज़्यादा प्रेशर लगा के वो साफ पानी को ना उल्टा साफ पानी सॉल्यूशन से निकल रहा है, ठीक है। यानी क्या कर रहे हैं ना, हम सॉल्यूशन से साफ पानी को अलग कर रहे हैं। तो इसी का यूज़फुल हम करते हैं ना डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, तो उससे ना साफ पानी हम रिलीज़ करते हैं इसी लॉजिक को हम यूज़ करके, ठीक है ना, इसी प्रोसेस को हम यूज़ करके। तो क्या होता है ना, नमक एक साइड आ जाता है और क्लीन वाटर, सिर्फ वाटर एक साइड हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अब नॉर्मल मोलर मास क्या है। इफ़ मोलर मास इज लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू देन इट इज़ कॉल्ड अब नॉर्मल मोलर मास। देखो मोलर मास तो हम लोग जानते हैं फिक्स्ड होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जब हम लेते हैं ना तो मोलर मास कम या फिर ज़्यादा आ जाता है, हम जो सोचते हैं उससे ज़्यादा या फिर कम आ जाता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, बाकी सब में ठीक आता है, इलेक्ट्रोलाइट में ही प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें आयन क्या होता है, टूटता है, बनता है, ठीक है ना। तो अगर देखेंगे कोई भी प्रोसेस रहेगा, आगे हम देखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, तो ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। अब देखो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट अगर A है ना तो ये जाके टूटेगा, मतलब कुछ कुछ अमाउंट में जाके वो टूटेगा, ठीक है। डिसोसिएशन मतलब अलग होना, ठीक है ना। अगर A भी है ना तो A और B में टूटेगा, इस टाइप से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो डिसोसिएशन प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स जब बढ़ेगा तो मोलर मास घटेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कोलाजेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। हमको पता है ना कोलाजेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ज़्यादा कोलाजेटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। इन एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट, ठीक है, मतलब एक हो रहा है, एसोसिएशन मतलब एसोसिएट मतलब एक होना। अगर यहाँ पर A और B है ना तो जाके AB बन जाएगा, यानी 2 से 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है यानी कोलाजेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा, तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस केस में मोलर मास जो है ना वो घट रहा है और इस केस में मोलर मास जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर था, अब नॉर्मल मोलर मास लोअर या फिर हायर आ जा रहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू से, इसी के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएट और एसोसिएट होता है। अब हम देखेंगे वेंटो फैक्टर क्या टर्म है, ठीक है। तो इससे I से डिनोट करते हैं। ये जो वेंटो फैक्टर है ना वो मेज़र करता है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये जो वेंटो फैक्टर है वो लॉजिकली मतलब जनरली ये समझिए ना कि ये मेज़र करता है क्या जो रिएक्शन हुआ है ना उसमें सॉल्यूट कितना एसोसिएट किया है, कितना ज़्यादा, मतलब एसोसिएट मतलब कितना ज़्यादा मिल के जुड़ के एक बना है, या फिर कितना डिसोसिएट किया है, कितना एक से टूटा है, ठीक है। अब देखो अब इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही मोलर मास घटता है, बढ़ता है, नंबर मोल्स ज़्यादा होता है या फिर कम आ जाता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे वैल्यू डिफरेंट आ जाता है, ठीक है ना। कोलाजेटिव प्रॉपर्टी में भी वैल्यू डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। तो कोलाजेटिव प्रॉपर्टी है ना, कोलाजेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़े थे, मतलब रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये सब जो हम पढ़े थे ना उसी को कोलाजेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये जो CP है ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में ना हम 2 लेते हैं, एक लेते हैं कैलकुलेटेड CP जो फॉर्मूला के द्वारा आता है, और एक हम लेते हैं ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटरी, उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटरी कोलाजेटिव प्रॉपर्टी है ना, तब हमें इसका वैल्यू पता चलता है। वी गोट व्हेन सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट रहता है ना तब ये वैल्यू मिलता है। और कैलकुलेटेड जो कोलाजेटिव प्रॉपर्टी है ये हमें तब मिलता है, वी गोट बाय अज्यूमिंग दैट सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, जब हम ये ज्यूम करते हैं ना कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है तो कुछ वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स घट या फिर बढ़ जाता है। अब देखेंगे इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या होता है। देखो
ऑब्जर्व्ड कोलॉजी प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कोलॉजी प्रॉपर्टी इक्वल नहीं होता है। मतलब जो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ना वो प्रॉपर्टी, जो कोलॉजी प्रॉपर्टी है वो, और जो कैलकुलेट करते हैं हम फॉर्मूला के द्वारा, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो वो दोनों का वैल्यू ना सेम नहीं आता है इलेक्ट्रोलाइट के केस में। क्यों? वही बात है, मेन रीज़न यही है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के केस में ना जब रिएक्शन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, यानी डिसोसिएट या फिर एसोसिएट होता है, इसीलिए दोनों वैल्यू मैच नहीं करता है। ठीक है, अब देखो वेंटो फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। अब हम कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटली या फिर ऑब्जर्व्ड हम अच्छा से समझ गए ना। अब देखो डायरेक्टली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारा वे इसको यूज़ करने, मतलब फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला है वेंटो फैक्टर निकालने के लिए। अगर हमारे पास नॉर्मल मोलर मास दिया हुआ है, नॉर्मल मतलब क्या, जो मोलर मास होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, हीलियम का 4 है, बस मतलब जो है, ठीक है। और अब नॉर्मल होता है ना जो मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हमको मोलर मास मिला है, ये फॉर्मूला से भी हम आई फैक्टर निकाल सकते हैं, या फिर कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, यानी जो कैलकुलेट हम किए फॉर्मूला के द्वारा और ऑब्जर्व्ड यानी जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा आया, या फिर ऑब्जर्व्ड कोलॉजी प्रॉपर्टी या डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलॉजी प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा आया और कैलकुलेटेड यानी कि जो फॉर्मूला के द्वारा आया है। या फिर एक और फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, देन देखो हम 2 केस यहाँ पर देखेंगे, ये अगर हम याद कर लिए ना समझ के तो फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूला, मतलब एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा इसको कैच करने में। देखो अब ये जो वेंटो फैक्टर है ना ये 1 से ज़्यादा है। ठीक है, 1 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है ना, क्या ऑब्जर्व्ड कोलॉजी प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेटेड कोलॉजी प्रॉपर्टी से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देखे थे, देखो ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, तो अगर 1 से ज़्यादा है यानी कैलकुलेटेड कम है एज कम्पेयर टू ऑब्जर्व्ड, हम फॉर्मूला से ही देख सकते हैं। डिसोसिएशन के केस में वेंटो फैक्टर जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है यानी क्या है, कैलकुलेटेड ज़्यादा हो गया ऑब्जर्व से। देखो कैलकुलेटेड ज़्यादा है ऑब्जर्व से, फॉर्मूला से हम एकदम इजीली याद कर सकते हैं। देन देखो ऑब्जर्व्ड कोलॉजी प्रॉपर्टी जो है ना, एक मिनट, हाँ, तो जो ये ऑब्जर्व्ड कोलॉजी प्रॉपर्टी है ना वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन। मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स हुआ है ना वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली कब हमको पता चला ना, क्या मतलब कुछ अंतर आया है, जब वो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हुआ है। और कैलकुलेटेड जो कोलॉजी प्रॉपर्टी है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएट या एसोसिएट। क्यों? क्योंकि मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो हुआ ना इलेक्ट्रोलाइट का, उसके पहले हम क्या एज्यूम कर रहे थे, वो नॉन वोलेटाइल है, तभी तो वो सही आ रहा था ना, इसीलिए ये इसके प्रोपोर्शनल है और वो उसके प्रोपोर्शनल है। अब देखो ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है ना, वेंट ऑफ फैक्टर, ये बहुत सारा फॉर्मूला को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, ये है हमारा प्रेशर है, हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इसको मॉडिफाई किया गया है। तो यहाँ पर बस क्या किया गया ना, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, जो फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला N2/N1 आया था ना, इसके आगे हम वेंटो फैक्टर लगा दिए। सेम वे यहाँ पर हम चेंज इन बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ना आगे हम वेंटो फैक्टर लगा दिए, यहाँ भी हम वेंटो फैक्टर लगा दिए। बस वही करना है कि सब में ना आगे वेंटो फैक्टर लगा देना है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद हम जो भी हमको दिया हुआ होगा वैल्यू और एक अननोन वैल्यू रहेगा तो हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं। अब ये जो K है ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, वीक एसिड के लिए, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन इंटू अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब बोलो कि अल्फा क्या है, तो देखो क्या होता है ना, बताते हैं। देखो मान लेते हैं कोई ए मॉलिक्यूल से, ठीक है, ये डिसोसिएट किया है कुछ और कुछ में, तो यहाँ पर अल्फ़ा मॉलिक्यूल से इसका डिसोसिएट किया गया है और यहाँ पर, हाँ, तो जो अल्फ़ा होता है ना, मतलब कोई 1 मोल में से ना कितना मोल से डिसोसिएट हुआ है, ठीक है ना, वो बताता है। अब जैसे मान लेते हैं, एक मिनट, जैसे ए है ना, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये टूटा Na और Cl में, ठीक है। तो जब टाइम 0 होगा ना तो सोडियम क्लोराइड टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। क्यों? इनिशियली कैसे टूटेगा रिएक्शन, कुछ टाइम के बाद ही ना टूटेगा। T = 0 पे क्या होगा? 0 0 टूटेगा सोडियम और क्लोराइड।
वही अगर हम टी इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ टाइम टी है, ठीक है ना, तो सोडियम क्लोराइड NaCl में से ये मान लेते 1 था टोटल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो 1 में से अल्फ़ा गया डिसोसिएट हुआ सोडियम वाला, फिर यहाँ भी 1 माइनस अल्फ़ा डिसोसिएट, और क्लोराइड में भी 1 माइनस अल्फ़ा डिसोसिएट होगा, ठीक है, मतलब 1 में से ना कितना डिसोसिएट हो रहा है वो बताता है ये, ठीक है, अल्फ़ा का मतलब यही होता है 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ। तो इसका फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट का सी है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, अल्फ़ा है वही 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू 1 मोल में से अल्फ़ा मोल डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ, ठीक है। अल्फ़ा को अगर परसेंट में मांगेगा आंसर तो अल्फ़ा इंटू 100% कर देना है, और अल्फ़ा का भी एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इक्वल टू √Ka/m, जहाँ पर Ka जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है और छोटी m जो है वो मोललिटी को डिनोट कर रहा है, ओके। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको KSP से डिनोट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है ना वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर AB टाइप का सॉल्ट होगा, ठीक है, यानी नंबर ऑफ आयंस 2 बनेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो Na और Cl में टूटेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट A से स्क्वायर कर देना, ये ब्रैकेट में बस समझाने के लिए दिए है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। अगर A to B और समझने के लिए अच्छा से एक बार पढ़ लो तुरंत समझ में आ जाएगा, और या फिर AV2 है तो फिर फॉर्मूला 4H3 यूज़ करना है, जहाँ एस हमारा सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। अगर A3V है तो फिर हमको 27 का H4 यूज़ करना है, ठीक है, मतलब पावर है 4। मोलरिटी जितना ज़्यादा मैक्सिमम होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 बार होता है, इक्वल टू 10⁵ पैस्कल होता है, इक्वल टू 760 मिलीमीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज़ होगा, और ये फॉर्मूला जो है ना ये सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर में ना इतना फॉर्मूला याद करना एकदम कंपलसरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि हम क्वेश्चन में ना किसके बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि कितना बार नाम दिया हुआ रहता है फॉर्मूला नहीं दिया हुआ रहता है, तो फॉर्मूला पता नहीं देगा तो पता नहीं चलेगा ना उस कंपाउंड में कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स किस किस अमाउंट में दिया हुआ है। सो इतना फॉर्मूला एकदम याद करना कंपलसरी है, आप लोग ईजिली याद कर सकते हैं। और ये जो नोट्स है वो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस इज़ वेरी इनफ फॉर JEE एंड बोर्ड बोथ। थैंक यू।